रोजगार रोजगार रोजगार। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं रणभूमि। और आज बात होगी रोजगार पर। रोजगार के मुद्दे पर सरकार हरियाणवी छोरे छोरियों को प्राइवेट क्षेत्र में 75% का आरक्षण देकर ढेर सारी नौकरियां देने की तैयारी में है, तो विपक्ष को इस विधेयक में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, जिसे या तो सरकार दूर करे या फिर रोजगार को लेकर लाए गए बिल पर अपनी पीठ थपथपाने का काम बंद करे। अब विपक्ष क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है या वाकई ये छोटी छोटी कमियां युवाओं को नौकरी दिलाने में बड़ा रोड़ा बन सकती हैं? बात करेंगे इसी मुद्दे पर रणभूमि में आगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। रोजगार में उनकी हिस्सेदारी 75% हो। हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है। सरकार के इस कदम के साथ ही जेजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की ओर एक कदम आगे और बढ़ गई है। साथ ही हरियाणा सरकार ने इस दांव से एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश भी की है। युवाओं को रोजगार और विपक्ष के सवालों का करारा जवाब। स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण के प्रावधान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के इस फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन सवालों के साथ। ईएमपी 2011 हमारे टाइम में बना था 75% हरियाणा को, कोई नया नहीं लेके आएंगे। लेकिन जो नई बात उन्होंने की, डिस्क्रिप्शन छोड़ दी 10%, 10% से फालतू नहीं आप ले सकते एक जिले का, वो गलत है। उप मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया के सामने इस कानून को अभूतपूर्व कदम बताया और रोजगार की समस्या का समाधान भी, लेकिन विपक्ष इसे पूरी तरह से पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने बिल की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं को कमतर आंकने की कोशिश की गई है। देखिए, बिल तो बहुत लाती है सरकार, पर कहीं ना कहीं उन बिल के अंदर इस तरीके की लूपहोल छोड़ती है कि ना तो उसका किसी को फायदा होता है और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने का काम जो है सरकार करती है। बिहार से लोगों को लाकर काम करवाएंगे तो उसका कंपैरिजन हरियाणा के लोगों के साथ कैसे है? यही इसी तरीके से अगर किसी को टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है तो बेंगलोर के लोग बहुत एक्सपर्ट है। आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर अगर हमें 75% रिजर्वेशन पे चलना है तो यहाँ पर स्किल लेवल को डेवलप करने की ज़रूरत है। हरियाणा प्रिडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चर स्टेट रहा है, तो 75% वर्कर्स तो एग्रीकल्चर में भी नहीं है। हालांकि जेजेपी कार्यकर्ता इस बिल के आ जाने से काफी खुश हैं। आतिशबाजी कर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। जो ये कल विधानसभा में 75% हरियाणा के बच्चों के लिए रोजगार में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण हुआ है, इसके लिए मैं दुष्यंत जी का और हरियाणा के सभी विधायकों जिन्होंने इसमें साथ दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिल निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम करेगा। बता दें कि गवर्नर की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा और तब ई स्थापित होने वाली राज्य में पहले से चल रही उन कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट और फर्म में ये आरक्षण लागू होगा जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। नई भर्ती पर ही कानून लागू होगा। 50,000 रुपए मासिक वेतन तक की नौकरियों पर ही आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। और इन्हीं मुद्दों में कुछ कमियां लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो सवाल यह है कि क्या इससे युवाओं के रोजगार का मुद्दा हल हो पाएगा या फिर पिछले कुछ अन्य प्रावधानों की तरह ये भी सिर्फ उम्मीदों की एक पोटली साबित होगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ अंबाला से अमन कपूर, जी मीडिया। तो सरकार विधानसभा के इस मॉनसून सत्र भाग 2 में एक बड़ा कदम उठाने का प्रयास कर रही है। पास हो चुका है बिल, लेकिन इसका कानून बनना अभी बाकी। गवर्नर की मंजूरी के बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन इस विषय में विपक्ष को कुछ लूपहोल्स नजर आते हैं। उन लूपहोल्स के बारे में जानेंगे और सरकार के इस प्रयास को लेकर कितना ज्यादा संतुष्ट है या असंतुष्ट है विपक्ष, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सरकार के प्रयासों पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी जवाब लेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से राजीव जेटली जी जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत है। दीप कमल सारन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे ही बात करेंगे। जेजेपी से आप हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ रमेश जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। और साथ साथ हमारे साथ जगन्नाथ मंगला जी भी हैं जो कि अध्यक्ष हैं गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल जो इंडस्ट्री को लेकर है, रोजगार को लेकर है, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती जिस पर एक प्रयास किया है
पहला सवाल बीजेपी राजीव जेटली जी से मेरा रहेगा। राजीव जी, एक प्रयास किया गया है, हालांकि कानून बनने में थोड़ा ही समय बाकी है, जो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बहुत सारी कमियां बता रहे हैं विपक्ष के लोग, पिछली सरकार की उपलब्धि ये रही है, उसी को देखा देखी से आगे बढ़ा गया, ऐसा भी हुड्डा साहब कहते नजर आए। देखिए, तो अपेक्षा होगी आपको भी, आप भी मीडिया में इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि हम कोई काम करेंगे और उसके अंदर कोई कमी नहीं निकाली जाएगी, या उसको ये नहीं बताया जाएगा कि हमारी सरकार में किए हुए कार्य थे उसको आप कर रहे हैं। जो नहीं होता था, जो नहीं मुमकिन था, वो जब करके दिखाते हैं तब ये कहा जाता है कि ये काम हमारे द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो खैर, मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता कि हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब अगर ये क्लेम करते ये कानून मैं लेकर के आया था तो शायद मेरे पास हाथ बोलने के लिए कोई शब्द ना होते, लेकिन ऐसा क्लेम वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके वक्त में वो कानून नहीं आया। कानून वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, जजपा के साथ गठबंधन की सरकार लेकर के आई। लेकिन सर, वो तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ये कानून आया, लेकिन हाँ, बीजेपी जेजेपी की सरकार इसमें कुछ बदलाव करके ले, और जो बदलाव किए गए वो नकारात्मक है। नहीं, किस बदलाव की, जिसमें किसी भी जिले से 10% ही लोगों को लिया जाएगा रोजगार में, एक ये बदलाव, और कि इसकी जो समय सारणी है 10 साल के लिए सरकार इसे लेकर आएगी, एक जो तय किया गया, ये कमी, और भी बहुत सारी कमियां उन्होंने गिनवाई। देखिए, 10% का जो हमने उल्लेख किया है इसके अंदर बहुत स्पष्ट है उसके साथ, हाँ, कि कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी सोचती है, ये बड़ी समस्या है। आपने देखा मारुति यहाँ से पलायन कर गई थी, उसके पीछे की वजहों में अभी फिलहाल नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी सोचती है कि मैं अगर सारी लेबर एक ही जिले की रख लूंगी, अगर उसकी ऐसी सोच है, मैं बिल्कुल खुले तौर पे बोल रहा हूँ आपको, हाँ, ऐसी चर्चा शायद कोई नहीं करेगा, नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपके सामने उजागर करता हूँ। शायद उनकी ये मंशा हो सकती होगी कि अगर मैं किसी को इस तरीके से एक ही गांव के, एक ही जिले के बहुत सारे लोग रखते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक समूह इकट्ठा हो जाता है और उसमें फिर यूनियन बाजी होती है, और वो कंपनी के लिए कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है, सिरदर्दी भी बन जाती है। कंपनी चाहती है कि मेरे को आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले, हम ज्यादा से ज्यादा जो नियर बाय लोकेशन है वहां के लोगों को एकोमोडेट करें। ऐसा कोई कंपनी नहीं चाहती कि मेरे पास जो लेबर होनी चाहिए या सर, ये तो बहुत बड़ी कमी हो जाएगी, कर्मचारी होना चाहिए वो दूर दराज का। अगर ये वाकई ऐसा कर सकते हैं लोग, इसीलिए आपने लिमिट तय की है, लेकिन ये फिर लोगों को बांध देना सीमित, 75% लोगों को रोजगार फिर क्या मिल पाना इससे संभव होगा? इस बारे में हम आगे भी चलते हैं। हमारे साथ सारण साहब जुड़े हुए हैं लगातार। दीपकमल जी, बहुत बड़ा प्रयास है, 75% हरियाणवी छोरे छोरियों को रोजगार देना एक बड़ा सपना है, सपना पूरा होता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल, और जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत चौटाला जी का पहला चुनावी वादा है, ये पहले नंबर पर है, शीर्ष पर सबसे ऊपर हमारा ये वादा था हरियाणा के युवाओं से, जो कि हमें खुशी है कि गठबंधन सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार उसको पूरा कर रही है, कानून बन रहा है। जहां तक जो एक संदर्भ बीच में 10% वाला है, देखिए, मीन मेख निकालने की बात है, इतना अच्छा और इतना शानदार कानून है हरियाणा के युवाओं के लिए, उसमें से कांग्रेस के लोग जैसे कोई एक जिसको पनौती बोलते हैं ना, जिसको कुछ ना कुछ रोना ही होता है, वो वाला काम है। अब 10% वाली क्या बात है, 22 जिले हैं हरियाणा में, हाँ। अगर 10% करके लेंगे तो 7-8 जिले में से आराम से युवा मिल सकते हैं, और बाकी उसके अलावा भी बहुत स्कोप रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई इंडस्ट्री इस क्लॉज को एक्टिवेट करके कोई नौकरी देने से बच जाएगी। ये क्षेत्रवादी सोच दिखाती है कुछ युवाओं की, कुछ नेताओं की जो कांग्रेस पार्टी में हैं, जो चाहते हैं कि रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत, झज्जर, यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें कोई बाहर जो उत्तर हरियाणा के किसान हैं, वहाँ के बेटे, वहाँ के युवा, या कोई दक्षिण हरियाणा अहिरवाल से जो लोग हैं वो ना आ पाए। इन्होंने पहले भी अपने राज्य में भी यही किया है कि 50% जो योजनाएं थी मुख्यमंत्री की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और जो कि उन्हीं की पार्टी के सांसद राविंद्रजीत जी जो होते थे उस टाइम, हाँ। उन्होंने जारी किया था ये कि अगर हरियाणा में 2400 घोषणाएं हुई हैं, उनमें से 1200 घोषणाएं मुख्यमंत्री के जिले से हुई थी, हाँ। ये उनकी सोच है कि सब कुछ, सारा जो खजाना है, सारी नौकरियां हैं, एक ही जिले में भर दी जाए। अब उनको छटपटाहट हो रही है कि अपने समय में उन्होंने जो यहां पर कुछ ही जिलों में सारा का सारा विकास किया, सारा का सारा पैसा लगा दिया, हाँ। उस पे अगर बाकी जिलों के युवा भी आकर नौकरी करने लगेंगे तो उनका तो किया धरा बेकार हो जाएगा, उनकी राजनीति तो, क्योंकि वहीं पर तो सीमित है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार चुनी जाती है पूरे हरियाणा के विकास के लिए, कोई भी राज्य की सरकार उस राज्य के पूरे विकास के लिए चुनी जाती है, क्षेत्र तक सीमित रखना ये उचित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या वाकई इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए लगातार। मैं सारण साहब आ रहा हूं, और भी विषय बहुत सारे जिन पर आपसे बातचीत आगे मैं विस्तार पूर्वक और करूंगा। रमेश साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी, सरकार 75% हरियाणा के छोरे छोरियों को रोजगार देने की तैयारी में, आप कितना साथ देंगे? देखो सर, ऐसा है
जब भी भारतीय जनता पार्टी जब भी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार ऐसा बिल लेके आती है जिससे युवाओं को रोजगार मिलता है या कोई ऐसा बिल लेके आती है जिससे अपराधों में रोकथाम होती है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सपोर्ट करती है। अब इसमें सवाल ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कौशल एजुकेशन के बारे में बात की थी, आपको पता होगा जी, और उसके ऊपर कौशल विकास के ऊपर इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन जिसको कहते हैं कि हम खर्चा करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, तो उस पे इन्होंने पैसे भी खर्च किए। तो आज ये बताएं कि कितने आदमियों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। जब कौशल एजुकेशन नहीं है तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? फिर उसमें कंडीशन लगा दी कि ये कानून 10 साल तक रहेगा, फिर इसमें कंडीशन लगा दी कि ये जो 50,000 रुपए की मासिक वेतन है वहां तक रहेगा। तो इसमें इस तरह के जो इन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं और जो कांग्रेस बिल लेके आई थी उसी में एक अमेंडमेंट करके इन्होंने एडिशन करके ना ऐसी कंडीशन थोप दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेनिफिट वाली बात है। क्योंकि बिल का नाम बताइए एक बार। नहीं, झूठ मत बोलिए रमेश जी, देखिए डिबेट में ये बात ठीक नहीं, आप दर्शकों को गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं कांग्रेस सरकार ने कोई भी कानून 75% युवाओं को स्थानीय रोजगार देने वाला नहीं बनाया। आप नाम बताइए कानून का। अभी मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं जो आपने अभी किया था। आप बात सुने, मेरे को बोलने देंगे, आपका पक्ष आएगा, आप रख लिए, आप लेट मी स्पीक। नहीं, आपने बीच में झूठ कहा है, मैं तो उसको सच बता रहा हूं कि कोई भी कानून, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं कोई दे रहा हूं, कोई कानून कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, फिर से कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, मैं तो इस विषय पर भी कौन से महीने में कौन सारण साहब इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस इस बात का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि वो कानून ला चुके हैं तो इसको भी स्पष्ट करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जगन्नाथ मंगला साहब जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ जी, 10% एक जिले से युवाओं को सीमित किया गया कि आप 10% लोगों को ही रोजगार एक जिले से देंगे। क्या वाकई इस तरह की परेशानियां आती हैं? कभी कभी गुटबंदी होने लगती है जो कंपनी या किसी संस्थान के खिलाफ चली जाती है। इस बात को आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे? जी जगन्नाथ जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है और एक बार फिर प्रयास करेंगे जगन्नाथ जी से बात करने का। जगन्नाथ जी, प्रश्न दरअसल ये है कि एक जिले के लोगों को सीमित कर देना, क्या वाकई ये रोड़ा डालने जैसी बात है या कानून में कमी देखी जा रही है? रोजगार को बढ़ावा देने में ये कमी पैदा करेगा? और मंगला साहब तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा अपने तकनीकी पक्ष से कि इस समस्या को सुधारें जल्द से। हम इस पर जल्द ही लौटेंगे जगन्नाथ मंगला जी के पास। सारण साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक नियम लाया गया था जो कि प्राइवेट स्कूल्स में 25% गरीब बच्चों को एजुकेशन दे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। 134A नियम था या 133 में, अभी ज्यादा कंफर्म नहीं हूं, इसलिए उस नियम का जिक्र करूंगा सिर्फ कि उस नियम के तहत प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों को एडमिशन मिले। उसका लाभ कितना लोगों को मिल रहा है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्या रोजगार कानून का भी यही हाल होने वाला है आने वाले समय में? देखिए आशीष, कोई भी जो कानून नया आता है उसको लागू करने में कुछ वक्त लग सकता है, और हरियाणा सरकार से मैं आपको इस बात की मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि पिछले 4-5 सालों से 134A के तहत जो जिला स्तर पर कमेटी बनाकर जिला स्तर पर और जिला जो शिक्षा अधिकारी है उसकी निगरानी में एक ही जगह पर आवेदन होते हैं, एक ही जगह पर उनकी परीक्षा ली जाती है और वहीं से उनकी चॉइस पूछकर उनको स्कूल अलॉट किए जाते हैं। ये पिछले 4-5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। हो सकता है कि 100% अभी नहीं कामयाब हुआ हो, लेकिन बहुत तेजी से ये फायदा उन गरीब परिवारों को मिल रहा है। ऐसा ही फायदा जो अस्पताल लेते हैं जमीन, उनके अंदर भी है, वहां पर भी प्रोविजन है कि उनको भी कुछ गरीब परिवारों को सस्ते दाम पर इलाज करना पड़ता है। जहां तक इसमें 10% वाला है, मेरे सामने कानून है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी मालिक अगर चाहे तो जहां से वो चाहे, एक जिले से 75% जो युवा हैं हरियाणा के लेने हैं, सभी के सभी एक जिले से ले ले वो, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। एट हिज कंसेंट, एट हिज ऑप्शन, ये लिखा हुआ है। अगर वो चाहे कि एक जिले से मुझे नहीं लेने हैं तो वो लिमिट कर सकता है कि मैं एक एक जिले से 10-10%
लूंगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक ही जिले से ले सकता है, फिर कोई पाबंदी नहीं है। कानून को कांग्रेस के लोग पढ़ते नहीं है। और जहां तक बामल जी बीच में जिक्र कर रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी विधानसभा में झूठ बोल दिया कि उनकी सरकार ने ऐसा कानून बनाया था, मैं फिर से तीसरी बार आपके शो में चैलेंज कर रहा हूं, कोई कानून नहीं, कोई एक्ट पास नहीं किया, कोई नहीं था ऐसा, झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ जो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसके अंदर इंडस्ट्री को हिदायतें होती हैं, सजेशन होते हैं, उन सजेशनों का एक पार्ट था, एक लाइन थी कि स्थानीय युवाओं को आप रोजगार दीजिए। उसको एक्ट कह रहे हैं, कानून कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं मालूम क्या। इसलिए तो मैं डेट पूछ रहा हूं इतने दावे के साथ, कभी नहीं किया गया। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी आती है, कानून लेकर नहीं आए, लेकिन हिदायतें होती हैं, जो आपकी सरकार, जो बीजेपी जेजेपी की सरकार कानून लेकर आए, उस पर बहुत सारे सवाल उन्होंने जरूर उठा दिए। मैं सवालों पर भी लौटूंगा। हमारे साथ जगन्नाथ मंगला साहब जुड़ गए हैं, उनसे मेरा प्रश्न रहेगा। जगन्नाथ जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, प्रश्न ये है कि रोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब देना, ये कंपनी के लिए क्यों चुनौती बन जाती है? बार बार सरकार को इस तरह के प्रावधान क्यों करने पड़ते हैं, कानून क्यों लाना पड़ता है? बाहर के लोगों से क्या कम आमदनी में, कम आपके एक्सपेंड में आप ज्यादा लेबर ला सकते हैं, इस वजह से स्थानीय लोगों के लिए इतने कदम उठाने पड़ते हैं? जी, बनती है जिस प्रदेश में उद्योग लगे हुए हैं जी, यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार देना प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ। और शुरू से ही ऐसा प्रोविजन पहले भी किया गया है हमारे कानून में, हरियाणा प्रदेश में ऐसा है, जब भी हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनको हरियाणा के लोगों को रोजगार देना जरूरी होता है। और अभी भी हम, पहले भी, आज भी और आगे भी इस चीज का ये हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ के हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी चीज को थोपना वो गलत है। और हमारा जो देश है वो प्रजातांत्रिक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे टिका हुआ है, और ऐसी बहुत सी अथॉरिटीज हैं जहां पर हम इस प्रकार की, चाहे हमारे माननीय जगन्नाथ जी, इस कानून को आप थोपना मान के चल रहे हैं क्या? मैं ऐसा समझता हूं कि जो अगर हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर रहता कि हमें प्रायोरिटी देने की बात कही जाती कि भाई आप प्रायोरिटी जो है ना हमारे युवाओं को देना चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। अधिकतर इंडस्ट्री जो है ना इस पक्ष में है, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बड़ी भारी कमी है। स्किल्ड जो वर्कर है वो हरियाणा प्रदेश के जो हमारे युवा। राजीव जी, दो सवाल है आपके लिए। राजीव जेटली साहब, दो सवाल। एक तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि स्किल की कमी है, स्किल प्रधानमंत्री का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक तो उस पर सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये कि ये स्थानीय लोगों को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में स्किल की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जगन्नाथ जी आपके पास आऊंगा। राजीव जी से मेरा सवाल है। राजीव जी, दोनों सवालों के जवाब चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपकी चर्चा को ना एक दिशा देता हूं, क्योंकि हम शायद दिशाहीन हो गए हैं। हम बिल को लेकर के कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, और वो ऐसा लगता है कि बिल जो है पूर्णतः सर, मैं आपको भी क्लियर कर देना चाहता हूं, ये चर्चा बिल को लेकर है, लेकिन जो मुख्य हमारा मुद्दा वो रोजगार है। हरियाणा के छोरे छोरियों को 75% जो सरकार रोजगार देने का प्रावधान कर रही है। ठीक है, बिल के बारे में टेक्निकलिटीज हैं, आप भी बताइएगा, सारन साहब भी बताएंगे, हमारे और भी मेहमान बताएंगे, लेकिन मुद्दा हमारा यह है कि रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी जी। मैं पहले क्लियर कर दूं, एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये हरियाणा में बसने वाला, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आता हो, बिहार से आता हो, बंगाल से आता हो, साउथ से आता हो, ईस्ट से आता हो, वेस्ट से आता हो, जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो हरियाणवी कहलाता है। कई बार हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जब आप हरियाणा का नाम लेते हैं तो कई लोगों में ये असुरक्षा की भावना आ जाती है कि कहीं मैं इससे बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में रहता है, किसी भी प्रदेश से आकर के बसा है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने आप को हरियाणवी कहलाए, और वो इस आरक्षण का हकदार है। पहली बात ही मैं स्पष्ट कर दूं जी। नंबर 2, जब हम बात ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसको युवाओं को मौका देना, जैसे इन्होंने पहले भी बताया, अभी ये प्रोविजन पहले भी थे। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि प्रोविजन नहीं थे, कि जो इंडस्ट्री जहां पर लगती है, केवल हरियाणा में नहीं पूरे देशव्यापी है, कि जो इंडस्ट्री जहां पर लगती है वहां के जो आसपास के लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर एकोमोडेट करने की। क्योंकि ये बात रखी जाती है, जब भी हम उसका प्रपोजल बनाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, तो हम कहते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी और कितना रोजगार पैदा होगा जो आसपास के क्षेत्रों में जाकर के मिलेगा। ये प्रपोजल का एक हिस्सा होता है हमारा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य बिल्कुल अलग है। उद्देश्य ये है कि हमारा रोजगार, हमारा युवा, अभी जैसे इन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट की कमी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात से, कमी थी और अभी भी है। देखिए, अर्नेस्ट एंड यंग का एक डेटा आया, उसमें उन्होंने ये बताया केवल हरियाणा नहीं,
पूरे विश्व के अंदर, एशिया के अंदर उन्होंने बात रखी कुछ देशों को छोड़ करके, कि पूरे विश्व में नौकरियों की कमी नहीं है, अगर कहीं कमी है तो स्किल की कमी है। हम जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी लेकर के आए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हमने खोले, उसका उद्देश्य यही था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि आप किसी को पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो टेक्निकल ट्रेनिंग में जाना चाहता है, चाहे वो इंजीनियर भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके पास टेक्निकल हैंड नहीं होता, तो हम सबको स्किल डेवलपमेंट से ट्रेनिंग दें। और स्किल डेवलपमेंट के हमने बाकायदा आंकड़े रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े रखे हैं प्रदेश के सामने। अगर आप कहेंगे तो मैं आंकड़े दोबारा से लेकर के भी रख दूंगा। इशू यहाँ पर ये आता है कि हमें अपने प्रदेश के अंदर जब माइग्रेटेड वर्कर आता है, माइग्रेटेड वर्कर का मतलब होता है कई बार वो सस्ता जरूर पड़ता है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है, वो सस्ता जरूर पड़ता है, लेकिन उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती। और जब उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती तो आपने देखा होगा अवैध झुग्गियां बस्ती है, वहां पर लोगों को रहना पड़ता है, वहां पर अवैध बिजली के कनेक्शन लगते हैं, पानी की दिक्कत होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वो गिरता चला जाता है, बीमारियां वहां पैदा होती हैं। ज्यादा डीप में इस मामले में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है सरकार को, लेकिन डिबेट में हम इस मामले में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रमेश जी, चूंकि सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं कि ये जो कानून लाया गया है इससे युवाओं को रोजगार मिलने के बजाय उनके रोजगार पर ब्रेक लगेगा। मसलन एक जिले से माफ कीजिएगा 10% लोगों को लेना या स्किल की कमी, ये जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में आपकी सरकार भी थी, आपने स्किल क्यों नहीं बढ़वाए? आपने 10 साल शासन किया, आपको भी स्किल के लिए काम करना चाहिए था। स्किल के लिए पहले भी कांग्रेस सरकार ने किए हुए हैं। टेक्निकल एजुकेशन है, वहाँ स्टेनोग्राफी है, प्लम्बरिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बहुत से वोकेशनल एजुकेशन थी जो कांग्रेस पार्टी की ही थी। तो हम तो प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इनकी फेल होगी, पब्लिक मनी उस पर इन्वेस्ट किया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मेरे को सिर्फ ये बता दें बीजेपी के प्रवक्ता कि 6 साल में मोदी जी या खट्टर साहब कितना बिजनेस लेके आए हरियाणा के अंदर, कितनी कंपनियां लेके आए हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, किसको रोजगार मिलेगा। 10 साल की इसमें कंडीशन लगा दी है। 10 साल के बाद यदि प्राइवेट सेक्टर आता तो वो अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि कानून तो 10 साल के लिए है। फिर कहते हैं कि ये तो कानून है जो 50,000 की जो सैलरी है अप टू 50,000 थे उन्हीं पे लागू रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 50 साल से ऊपर की ज्यादा सैलरी वाले हैं या जो हायर ऑफिसर हैं तो वो हरियाणा के नहीं होंगे। तो इसमें जिस तरह के इन्होंने प्रावधान जो इसके अंदर जो ठीक है, मैं रखे हैं, रमेश जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। राजीव जी से इसका नहीं लगता बेनिफिट होने वाला है। दीप कमल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। दीप कमल साहब, बहुत सारा जो विषय है वो घूम घूम के कांग्रेस का यही आ रहा है कि 50,000 या उससे ऊपर के जो लोग हैं क्या वो हरियाणा के नहीं होंगे? क्या हरियाणा के लोगों पे भरोसा नहीं है? क्या सवाल कांग्रेस का बार बार घूमकर यहीं आ जाता है? नहीं, देखिए जैसे हमारे जो आपके इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट हैं जो आपके बीच में, वो भी कह रहे थे कि जो बहुत थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए और फ्रीडम रहनी चाहिए, वो इसके अंदर है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है कि अगर रिलैक्सेशन की मैं बात करने लगूंगा तो ये कहेंगे कि ये बहुत ढीला ढाला कानून बना दिया। अगर हम कहें कि इससे युवाओं को यूं फायदा होने वाला है तो फिर ये इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे कि आप इंडस्ट्री के साथ धक्का कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 10 साल के लिए बना दिया, मतलब ये भी समझने वाली बात नहीं है क्या कि देश में जो रिजर्वेशन का कानून अगर एससी वर्ग के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए बने थे, वो सारे 10 साल के लिए बने थे और 10 साल के बाद उसका रिव्यू होता है। उस वक्त जो सरकार होगी, हमारी होगी, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर भगवान ने कांग्रेस पार्टी की बनाई तो फिर ये बताएं कि उसको आगे बढ़ाएंगे या बंद करेंगे, ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जहां तक 50,000 रुपए तनख्वाह वाला मामला है, वो मामला ये है कि 50,000 तक की नौकरियों तक हमने 75% हरियाणा से लेने हैं। उसके ऊपर की स्थिति पर ये कानून नहीं बनाया गया है। वहां पर हरियाणा वालों को रोक कोई नहीं रहा है। आज के दिन जो स्थिति है वो यूं की यूं वहां बनी रहेगी। लेकिन इंडस्ट्री में जो स्किल होती है, अगर कोई बहुत हाईली प्रोफेशनल लोग चाहिए हैं तो वहां पर ऐसी चीज नहीं डाली गई है। लेकिन जो क्लरिकल हैं या सबऑर्डिनेट लेवल के हैं, सुपरविजन लेवल की नौकरियां हैं, वहां पर यह सब जगह लागू होगा। तीसरी चीज जो बीच में एक और बिंदु पर जो मुझे अभी नहीं आ रहा ध्यान, लेकिन एक और बिंदु पर ऐसा, मतलब सारे के सारे जो प्रोविजन जिन पर अड़चन लड़ाई जा रही है, ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, एक भी नहीं है। ये तो बस डिबेट हो गई और राजनीति है, विधानसभा का सेशन चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बुराइयां ही बतानी है, कमियां ही बतानी है, जबकि ये बिल हरियाणा के पूरी तरीके से हक में है। इन्हीं पार्टी के विधायक रोहतक जगन्नाथ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। दीप कमल जी,
उस विषय को लेकर भी सरकार को काम करना होगा कि जो थोपने वाली जो कंडीशन है वो नहीं आनी चाहिए। चूंकि समय की कमी है, राजीव जी माफी के साथ, दीप कमल जी माफी के साथ, मैं आप लोगों को रोक रहा हूं यहां पर। डिस्कशन और आगे लंबा जा सकता था, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, विषय और गहरा है। हम फिर और इसी मुद्दे को लेकर और किसी समय में चर्चा करेंगे। राजीव जी बहुत शुक्रिया, दीप कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, जगन्नाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी समय निकालने के लिए। तो सवाल अभी कुछ और नए सामने आ गए हैं कि हरियाणा के छोरे छोरियों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। 75% आरक्षण की जो बात कही जा रही है, कहीं वो सफेद हाथी ना साबित हो जाए ऐसे नियमों की तरह जो कि हरियाणा में पहले भी कई बार लाए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में। रोजगार मिलना चाहिए, कुल मिलाकर मुद्दा यह है, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए जिससे कि उनके सपने पूरे हो सके। और हरियाणा के जो सरकार ने कदम उठाया, ये कदम कितना कारगर साबित होगा वक्त बताएगा आगे। रणभूमि में फिलहाल इतना ही।